एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, हम सोशल साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2020 का, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन अभी तक किए हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। और सॉरी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं 2015 तक के पेपर सॉल्व कराऊंगी, पर अब नहीं लगता मुझे कि मैं करा पाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत मुश्किल हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो इसीलिए मैं शायद 2020 और 19 का ही कराऊँगी बस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने 11th क्वेश्चन से। 11th क्वेश्चन है, वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? What impacts did the Great Depression of year 1929 cast on the Indian economy? देखो क्या हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसी को आर्थिक महामंदी बोलते हैं, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पे, इंडियन इकोनॉमी पे क्या उसका प्रभाव पड़ा, क्या असर हुआ उसका। तो क्या क्या असर हुआ, देखो महामंदी ने भारतीय व्यापार को फ़ौरन प्रभावित किया, यानी डायरेक्ट असर पड़ा उसका। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। न तो भारत की चीज़ों का निर्यात ही हो पा रहा था और ना ही हम आयात कर पा रहे थे कुछ भी। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई, चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई थी। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। अब देखो 50% गेहूं की कीमत गिर जाने का मतलब है कि किसानों को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा उससे, है ना। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमतें तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज़ों का कब्जा था। तो जब कीमतें 50% तक कम हो गई गेहूं की, तो वो सरकार जब जो किसानों से लगान वसूलती थी, टैक्स लेती थी, वो भी तो कम होना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो सरकार थी उसने लगान में कोई छूट नहीं दी किसानों को, तो उससे उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। अब जब निर्यात ही नहीं होता था, तो जो विश्व बाजार के लिए पैदा कर रहे हैं फसल को, उनकी बिकेगी कैसे, है ना। तो उन किसानों को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ। डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड। India's exports and imports nearly halved between 1928 and 1934. 1928 से 1934 के बीच इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स थे, दोनों आधे रह गए। As international prices crashed, prices in India also plunged. जब इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस कम हुए तो इंडिया के अंदर भी कीमतें तेज़ी से नीचे गिर गई, यहाँ पे भी प्राइस कम हो गए। Between 1928 and 1934, wheat prices in India fell by 50%. Peasants and farmers suffered more than urban dwellers. सबसे ज़्यादा 1928 और 34 के बीच में जो व्हीट का प्राइस था वो कम हो गया, 50% तक कम हो गया। और जो किसान थे उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई, शहर के लोगों को कम परेशानी हुई। दो एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल शार्पली, द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स। एग्रीकल्चर प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरे, लेकिन जो उस टाइम की कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब उन्होंने जो किसी दूसरी कंट्री पे कब्जा करके रखते हैं, तो वहाँ की उस गवर्नमेंट को वहाँ की कॉलोनियल गवर्नमेंट बोलते हैं। उसने रेवेन्यू डिमांड कम नहीं की, पूरे का पूरा रेवेन्यू ले रहे थे वो फार्मर्स से। Peasants producing for the world market were the worst hit. जो फार्मर्स वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस बात का। इसको भी आप रटना मत, बस इसको समझो कि जब महामंदी आई, ग्रेट डिप्रेशन हुआ, तो कैसे इंडियन फार्मर्स पे उसका असर पड़ा। तो आप इसको अपने वर्ड्स में ही लिखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एज इट इज़, इसको रटने की कोशिश मत करना। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में है इसमें सेकेंड, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। देखो मैंने क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रखा है। आप देखोगे कि मोस्टली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रखे हैं। तो अब देखो ब्रेटन वुड्स समझौता, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, उसके बाद अभी मैंने बताया आपको पूरी जो दुनिया की इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। तो उसके बाद जो वो थी वर्ल्ड पावर थी, जो एक्सपर्ट्स थे, उनको क्या था कि एक तो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है पूरे वर्ल्ड में ही, उनको बनाए रखा जा सके, है ना, रोज़गार रहें। तो इसलिए क्या हुआ था, इसमें अमेरिका में न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स ने मिलके
एक तरीके से रणनीति बनाई थी, स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसी को बोलते हैं ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। देखो, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मतलब है युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी, उसका मेन ये एम था कि औद्योगिक विश्व में, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा जा सके, यानी जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन ना जाए और रोजगार भी बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नाम की जगह है, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन। ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो उसमें सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। जितने मेंबर वहाँ पे थे, सदस्य थे उस सम्मेलन में, क्या हुआ कि वो लाभ और घाटे से किस तरह से निपटें, इस बात को लेके वहाँ पे एक उसका गठन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया, जिसको अभी हम विश्व बैंक कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। उस टाइम पे उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। उसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि जो भी युद्ध के बाद जितना भी नुकसान हुआ अर्थव्यवस्था को, उसका जो पुनर्निर्माण करना है, फिर से अर्थव्यवस्था को स्थापित करना है, उसके लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि IMF की और उसके विश्व बैंक दोनों की स्थापना इसी में हुई थी ना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, तो इसीलिए इनको ब्रेटन वुड्स ट्विन कहा जाता है। यहाँ पे क्वीन नहीं, ट्विन है, क्योंकि दोनों एक साथ बने थे, इसलिए ब्रेटन वुड्स ट्विन यानी कि जुड़वा कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहा जाता है, और यही जो समझौता वहाँ पे हुआ उस जगह पे हुआ था, इसीलिए इसको ब्रेटन वुड्स समझौता बोलते हैं। ओके, द मेन एम ऑफ द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वॉज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वॉर। जो लड़ाई के बाद का, वॉर के बाद का इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था, उसका मेन एम था कि एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जाए और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में फुल एम्प्लॉयमेंट रहे। Its framework was agreed upon at the United Nations Monetary and Financial Conference held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA। इसी फ्रेमवर्क पे एक यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस की गई 1944 में, USA में, न्यू हैम्पशायर जगह है वहाँ पे, ब्रेटन वुड्स में। The Bretton Woods Conference established the International Monetary Fund to deal with the external surplus and deficits of its member nation। एक तो क्या हुआ, जो ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की गई, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, एक तो इसमें IMF का को इस्टेब्लिश किया गया, IMF बनाया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसलिए बनाया गया कि एक तो जो सरप्लस और डेफिसिट्स यानी कि जो लाभ है और घाटा है, उसके साथ कैसे डील किया जाए, उस मेंबर नेशन के जो उसके अंदर मेंबर नेशंस हैं, उनका जो लाभ घाटा है उसको कैसे डील किया जाए। The International Bank for Reconstruction and Development, popularly known as the World Bank, was set up to finance post-war reconstruction। क्या है जिसको आज हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, इस टाइम पे उसका नाम था बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था क्योंकि जो पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन था, पुनर्निर्माण था, उसके लिए फंड का इंतज़ाम करने के लिए इसको बनाया गया था। इसी वजह से IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर रेफर टू एज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन और समटाइम्स द ब्रेटन वुड्स ट्विंस। इसी वजह से इन दोनों को, वर्ल्ड बैंक और IMF को, ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। और जो कि पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था इज़ ऑल्सो ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। और इसी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था, ये इसी को बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था जहाँ पे ये सब बातें की गई थी, ये सब डिसीजन लिए गए थे। फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि लाइन टू लाइन रटना मत, आप अपने माइंड में इसको पढ़ना कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, फिर अपने वर्ड्स में ही लिखना इसको। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, पूर्व औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो देखो क्या हुआ था कि जब यूरोप में, इंग्लैंड में और यूरोप में
वो होने लगा, औद्योगिक उत्पादन होने लगा, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बनने लगी। उससे पहले ही यूरोप में बहुत ज़्यादा काम किया जाता था, लेकिन वो बस काम ऐसा था कि फैक्ट्रीज़ में नहीं होता था, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन तो होता था, विश्व बाज़ार के लिए चीज़ें बनती थी, फिर उनको क्या है, जो भी सामान बनाने वाले हैं वो उनको बनाते थे, फिर जो व्यापारी होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो दूसरे देशों में उनको बेचते थे, लेकिन ये काम फैक्ट्री में नहीं होता था। तो उसी को बोलते हैं पूर्व औद्योगिकीकरण, यानी औद्योगिकीकरण से पहले का जो टाइम है। इंग्लैंड और यूरोप ने फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकीकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकीकरण का नाम देते हैं। यानी कि जब तक फैक्ट्री वगैरह की स्थापना नहीं हुई थी यूरोप में, उससे पहले ही औद्योगिक उत्पादन होने लगा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए, लेकिन वो फैक्ट्री में नहीं होता था, इसीलिए उसको पूर्व औद्योगिकीकरण बोलते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसे देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा ज़मीनों में जलावन की लकड़ी, बेरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीनकर काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी, तो किसान फ़ौरन तैयार हो गए। यही कि जो यूरोप के शहर के सौदागर थे, मर्चेंट्स थे, वो गाँव की तरफ जा रहे थे, और किसान और कारीगर जो काफ़ी गरीब हालत में थे, उनसे उन्होंने बोला पैसे कि हम तुम्हें पैसे देंगे, हमारे लिए ये चीज़ें बनाओ। तो उन किसान को, जब उनकी पहले इनकम कम थी, छोटे मोटे ये सब काम करते थे कि जलावन की लकड़ी ये सब जंगलों में से मतलब इकट्ठा करते थे चीज़ें, तो वो तैयार हो गई, क्योंकि उनको इनकम चाहिए थी, उनको आय के वो अपने दूसरे सोर्स ढूंढ रहे थे उस टाइम पे। इस व्यवस्था में शहरों और गांव के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ, क्योंकि शहर के सौदागर गांव के कारीगरों से काम करवा रहे थे। सौदागर रहते तो शहर में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था। कुछ शहर में रहेंगे, लेकिन काम देहात के लोगों से, गांव के लोगों से कराते थे। यह पूर्व औद्योगिक व्यवस्था आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों के बजाय घर में होता था। ये कब की बात है? जब तक यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अब इसे इंग्लिश में देखते हैं। Even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large-scale industrial production for an international market. जब यूरोप में फैक्ट्रीज वगैरह आई भी नहीं थी, उससे पहले ही बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, यानी वर्ल्ड मार्केट के लिए। दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, लेकिन ये फैक्ट्रीज में नहीं होता था। मैनी हिस्टोरियंस नाउ रेफर टू दिस फेज एज Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ये फेज था, उसी को बहुत सारे हिस्टोरियंस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। In the 17th and 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. 17th और 18th सेंचुरी में जो मर्चेंट्स थे टाउन से, सिटीज़ से, यूरोप के अंदर, वो गांव की तरफ जाना शुरू हो गए, कंट्री साइड जाना शुरू हो गए, और वहाँ पे जो पेजेंट्स थे और आर्टिसंस थे, उनको मनी सप्लाई की, हम तुम्हें ये पैसा देंगे और हमारे लिए तुम ये चीज़ प्रोड्यूस करो। Cottages and poor peasants who had earlier depended on common land for their survival, gathering their firewood, berries, vegetable, hay and straw, had to now look for alternative source of income. पहले से जो फार्मर्स गरीब थे, ये सब छोटे छोटे काम करते थे, वो इनकम के उस टाइम पे दूसरे सोर्स भी ढूंढ रहे थे। सो व्हेन मर्चेंट्स केम अराउंड एंड ऑफर एडवांस टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर देम, पीजेंट्स हाउस होल्ड्स ईगरली एग्रीड। तो वो एकदम तैयार हो गए जब उनके पास मर्चेंट्स आए, क्योंकि वो तो पहले ही इनकम के सोर्स ढूंढ रहे थे, और जब खुद चल के मर्चेंट उनके पास आ रहे हैं तो वो क्यों मना करेंगे। तो वो एकदम से तैयार हो गए, यानी कि उनका सामान बना बना के देने लगे और बदले में उनको पैसे मिलते थे। विद इन दिस सिस्टम अ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप्ड बिटवीन द टाउन्स एंड द कंट्री साइड। जब गाँव शहर के लोगों के लिए गाँव में सामान बन रहा है, तो गाँव शहर के बीच में रिलेशनशिप तो स्ट्रॉन्ग होगी, है ना, क्लोज रिलेशन बन गया उनके बीच। मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स बट द वर्क वॉज रन मोस्टली इन द कंट्री साइड। मर्चेंट्स तो वो टाउन्स में रहते थे, लेकिन काम कहाँ पे होता था? कंट्री साइड होता था। This proto-industrial system was thus part of a network of commercial exchange. कमर्शियल यानी सामान बना बना के वहाँ से गांव के लोग बना के उनको देते थे मर्चेंट्स को, फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में उसको भेजते थे। It was controlled by merchants and the goods were produced by a vast number of producers working within their family farms, not in factories.
इस जो सिस्टम था, ये जो पूरे का पूरा बिजनेस चल रहा था, उस पर कंट्रोल तो मर्चेंट्स का होता था, लेकिन जो गुड्स था, सामान था, वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस ना होके घरों में बन रहा था। गांव में लोग अपने घरों में बनाते थे उसको। ठीक है, क्लियर है आपको ये? इसके बाद ही इसमें भी ऑप्शन दे रखा है दूसरा, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को क्यों प्राथमिकता देते थे? Why did some industrialists in 19th century Europe prefer hand labor over machines? 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, वो हैंडमेड चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, मशीन से बनी हुई चीज़ों को नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? देखो, क्योंकि जो हाथ से चीज़ें बनती हैं बहुत बारीक डिज़ाइन होता है, और मशीन से कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें बन सकती हैं। हाथ से उस टाइम पे जो हाथ से चीज़ें बनती थी, अभी भी अगर कहीं पे ऐसा होता है जो कपड़े वगैरह हाथ से बनाए जाते हैं, उन पे जो कढ़ाई होती है उसकी अलग ही बात होती है, लोग उसको बहुत हाई लेवल का मानते हैं, उसको वैल्यू दी जाती है। तो बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिज़ाइन और ख़ास आकार वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की ज़रूरत थी, क्योंकि अलग अलग टाइप के वहाँ पे 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ, तो उसमें क्या था कि इंसानी निपुणता, जो वो बनाते थे कलाकार या जो भी वर्कर्स उनको बनाते थे, वो अपने टैलेंट से बनाते थे इनको, तो ये काम मशीनों से नहीं हो सकता था। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग, कुलीन और पूंजीपति वर्ग, हाथ से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था, उनका डिज़ाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। तो जिस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया के टाइम की बात है ये, कि ब्रिटेन में जो उच्च वर्ग के लोग थे, तो कुलीन यानी कि जो बड़े अमीर लोग होते हैं, और पूंजीपति वर्ग यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह होते हैं, ये हाथ से बनी चीज़ों को प्रीफर करते थे, क्योंकि उनको माना जाता था कि जो हैंडमेड प्रोड्यूस है ना, उन एक क्लास है, उनकी एक लेवल है। अब जिस चीज़ को ये मान ले कि हाँ इसको अमीर लोग करते हैं, तो फिर वो चाहे कैसी भी हो, उसी को प्रीफर किया जाता है ना। उनकी फिनिश भी अच्छी होती थी, और जो मशीनों से बनने वाली चीज़ थी ना, वो उनको उपनिवेशों में निर्यात कर देते थे। उपनिवेश का मतलब जैसे उस टाइम उन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाया हुआ था, तो भारत उनका उपनिवेश था, वहाँ पे भेज देते थे मशीनों से बनी हुई चीज़ें। A range of products could be produced only with hand labor. Machines were oriented to producing uniform standardized goods for a mass market. जो machines थी, उनसे यूनिफॉर्म एक स्पेशल तरीके ही बन सकते थे जो प्रोडक्ट्स हैं, but the demand in the market was often for goods with intricate designs and specific shapes. लेकिन जो मार्केट में डिमांड होती थी सामान की, वो उनको इंट्रिकेट डिज़ाइन और एक अपनी अलग अलग शेप का चाहिए था। जो हाथ से बनने वाली चीज़ें होती हैं, आप उनको चाहे कैसे भी बना सकते हो, कस्टमाइज जैसे आप चाह रहे हो वैसे बनवा सकते हो। इन मिड 19th century Britain, for instance, 500 varieties of hammers were produced and 45 kinds of axes. मिड 19th सेंचुरी के वाला जो ब्रिटेन था, उसमें 500 तो अलग अलग वैरायटी के हैमर्स बनाए जा रहे थे, 45 तरह की एक्सिस बनाई जा रही थी, यानी कि कुल्हाड़ी। These required human skill, not mechanical technology. और इनको बनाने के लिए ह्यूमन स्किल रिक्वायरमेंट थी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की नहीं। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस, द एरिस्टोक्रेट्स एंड द बॉर्जियोइज प्रीफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। जो अमीर लोग थे, जो हाई लेवल के लोग थे, वो हाथ से बनी हुई चीज़ों को प्रीफर करते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिम्बलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। उनको एक क्लास का माना जाता था, उनको वैल्यू दी जाती थी कि वो बड़े लोग उनको यूज़ करते हैं। दे वर बेटर फिनिश्ड, इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिज़ाइंड। उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड होते थे, यानी कि एक एक करके बनाया जाता था उनको, और केयरफुली डिज़ाइन होते थे, बहुत अच्छे से उनको बनाते थे। मशीन मेड गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स टू द कॉलोनीज़। मशीन से बनी हुई चीज़ों को अपनी कॉलोनीज़ में भेज देते थे, यानी ब्रिटेन ने जिन जिन देशों को अपना गुलाम बनाया हुआ था, वहाँ पे मशीन से बनी हुई चीज़ें भेज देते थे, क्योंकि उनको तो वो लो लेवल का समझते थे ना, तो अच्छी चीज़ अपने लिए रखते थे और लो लेवल की चीज़ वहाँ पे भेज देते थे। उसके बाद है नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड प्रिंट कल्चर प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ रखा है, 11 में, 12 में, 13 में, 16, 18, 20, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रिंट कल्चर है, यानी जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी, पहले टाइम में क्या होता था कि प्रिंटिंग मशीन नहीं होती थी, जो लोग लिखते थे वो हाथ से लिखते थे, प्रिंट नहीं होता था। तो जब प्रिंट कल्चर आया, उससे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म में, यानी कि राष्ट्रवाद में क्या उससे उसका असर पड़ा। क्योंकि देखो, जिस टाइम पे प्रिंटिंग आई इंडिया में, तो उस टाइम पे इंडिया अंग्रेज़ों का गुलाम था, ब्रिटेन का ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी थी इंडिया। तो उस टाइम पे लोग क्या कर रहे थे, फ्रीडम के लिए अपनी स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा प्रिंटिंग के आने से। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। जिस टाइम पे पहले जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम कर रही थी, तब भी प्रिंटिंग थी, लेकिन ठीक है, नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ, रिवॉल्ट हुआ 1857 में, आप सबने पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1857 में हुआ था। उसके बाद जो अंग्रेज़ों ने प्रेस को दबाने की कोशिश की, यानी जो इंडिया में प्रिंट था, जो प्रिंटिंग मशीन्स थी या जो प्रिंटिंग हाउस थे, उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश की। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेज़ों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। जैसे जैसे भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए, औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। जब 1857 का विद्रोह हो गया, उस टाइम पे जो अखबार थे, समाचार पत्र थे, भाषा यानी लोकल जो समाचार पत्र थे, उनमें राष्ट्रवाद के समर्थन में बातें करने लगे वो। तो जो औपनिवेशिक सरकार थी, यानी जो अंग्रेज़ थे, वो चाहते थे कि इस पर कड़े से कड़े नियंत्रण लगाएं, और उन्होंने लगाए भी। बहुत हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया, पाबंदी लगा दी उन्होंने प्रेस पे इंडिया में इंडियंस लोगों के लिए। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। अब हमने सबने पढ़ा है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने दबाने की कोशिश की, उन अखबारों को कंट्रोल करने की कोशिश की, मीडिया जो प्रेस हाउस थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी ये जो राष्ट्रवादी अखबार थे, हर कोने में देश के बढ़ते फैलते गए, अपना दमन होने के बावजूद भी, अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग की और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। अंग्रेज़ उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे, उनका शोषण करते थे, लेकिन फिर भी वो उनसे डरे नहीं। इस हालत में भी उन्होंने जो औपनिवेशिक सरकार थी, उसका कुशासन, यानी जो अत्याचार करते थे वो भारत में, उस पर लगातार रिपोर्टिंग करते रहे वो न्यूज़पेपर्स, और जो राष्ट्रवादी ताकतें थी उनकी हौसला अफजाई करी, उनका हौसला बढ़ाते रहे वो। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। न्यूज़पेपर के थ्रू, समाचार पत्रों के थ्रू जो भी राष्ट्रवादी आलोचना होती थी, उसको खामोश करने की कोशिश करते थे अंग्रेज़ लोग। उन सब का इन समाचार पत्रों में बिल्कुल खुले तरीके से विरोध होता था। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया, तब बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। बाल गंगाधर ने एक समाचार पत्र निकालते थे, केसरी, पंजाब केसरी जिसको बोलते हैं। तो जब पंजाब के जो क्रांतिकारी थे, 1907 में उनको काला पानी की सज़ा हुई, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र में उनके लिए हमदर्दी जताई, सिंपैथी शो की। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। जब बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया, तो पूरे इंडिया में विरोध प्रदर्शन हुए। तो एक तरीके से राष्ट्रवाद में एक बढ़ावा दिया इसने, मुद्रण संस्कृति ने, प्रिंट कल्चर ने। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज। 1857 के रिवोल्ट के बाद प्रेस के लिए जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। एंड्रेज इंग्लिशमैन डिमांडेड अ क्लैम्प डाउन ऑन द नेटिव प्रेस। जो गुस्से वाले, उस टाइम पे गुस्सा आ गया अंग्रेज़ों को इस बात से, इंग्लिशमैन्स को, उन्होंने डिमांड की कि जो नेटिव प्रेस है, जो लोकल प्रेस है, उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। अब एज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स बिकेम असर्टिवली नेशनलिस्ट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगिन डिबेटिंग मेजर्स ऑफ स्ट्रिंजेंट कंट्रोल। जैसे जैसे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स असर्टिवली नेशनलिस्ट हो गए, वर्नाकुलर का मतलब होता है जो भाषाई, अलग अलग भाषाओं वाले जो वो होते हैं, तो वो उसके जो वो न्यूज़पेपर थे असर्टिवली, यानी खुले तौर से वो नेशनलिस्ट हो गए। देखो, नेशनलिस्ट होता है वो फीलिंग जिससे हम अपने देश की फ्रीडम चाहते हैं, उसकी सोवरनिटी चाहते हैं, ठीक है। तो इस जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसने कड़े से कड़े कदम उठाए और पाबंदी लगा दी हर जगह पे। Despite repressive measures, nationalist newspaper grew in numbers in all parts of India.
इन सब के बावजूद भी जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे इंडिया के हर हिस्से में वो बढ़ते ही गए। दे रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिसरूल्स एंड एनकरेज नेशनल एक्टिविटीज़। उन्होंने जो कॉलोनियल मिसरूल था उसकी रिपोर्टिंग की और जो भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी इंडिया में उनको हर जगह एनकरेज किया, सपोर्ट किया। अटेम्प्ट्स टू थ्रोटल नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक्ड मिलिटेंट प्रोटेस्ट। तो अब क्या किया गया कि इसको चुप करने के लिए जो नेशनलिज्म लोगों के अंदर बढ़ रहा था, मिलिटेंट प्रोटेस्ट हुए। दिस इन टर्न लेड टू अ रिन्यूड साइकिल ऑफ परसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट, जिसमें बहुत जगह क्या होने लगे, फिर प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन ये सब होने लगे। When Punjabi revolution arrests were deported in 1907, बाल गंगाधर तिलक wrote with great sympathy about them in his केसरी। जो पंजाबी रिवॉल्यूशन एरिस जो मतलब पंजाब में जो क्रांतिकारी थे, जब उनका डिपोर्टेशन किया गया 1907 में, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी केसरी में उनके लिए बहुत सिंपैथी के साथ लिखा। दिस लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन 1908। 1908 में उनको कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। प्रोवोकिंग इन टर्न वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया, जिसकी वजह से पूरी इंडिया में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, बहुत बड़े लेवल पे धरना प्रदर्शन और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, तो समझ आया कि जो प्रिंट कल्चर की वजह से नेशनलिज्म पे क्या असर पड़ा इंडिया के। उसके बाद है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में है, परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है परिवहन और संचार के साधन को? वाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉल द लाइफ लाइन ऑफ अ कंट्री? एक्सप्लेन करना है। देखो कितनी ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, 9 में, 11, 12, 14, 17, 18, 20, है ना। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यों कहते हैं जो परिवहन और संचार के साधन होते हैं, ये आप खुद से भी लिख सकते हो, इसको बिना पढ़े भी, अपने कॉमन सेंस से भी, अपने जनरल इंटेलिजेंस से भी लिख सकते हो कि जो परिवहन और संचार के साधन है, हम सबको पता है कि परिवहन के साधन, चाहे वो रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज कुछ भी हो, या कम्युनिकेशन जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट, है ना, इन सब का क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है। तो देखो यहाँ पे परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं क्योंकि वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुँच जाती। वस्तु तथा सेवाओं को आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। देश के विकास की गति वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करती है। देखो वस्तु एक जगह बनती है, दूसरी जगह उनकी डिमांड होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि जहाँ पे जो चीज़ बनी है वो वहीं पे बिक जाएगी, है ना। तो वहाँ से जहाँ पे बनी है, यानी कि मांग स्थल से आपूर्ति स्थल जहाँ पे बन रही हो और वहाँ आपूर्ति स्थल तक कैसे जाएगी, तो उसके लिए हमें परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी देश के विकास में जितना ज़्यादा चीज़ों का बनने का और उनके बिकने का इम्पोर्टेंस है, उतना ही ज़्यादा कि वो वहाँ से वहाँ तक कैसे जाएंगी, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पहले से ही अपेक्षित हैं। अगर हमें कंट्री का, किसी भी देश का, किसी अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो वहाँ का परिवहन सक्षम होना चाहिए, तभी कोई चीज़ एक जगह बनेगी वो दूसरी जगह जा पाएगी। ठीक है, सक्षम और तीव्र गति वाले वाहनों से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का ये विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। देखो आज क्या होता है कि बाय एयर हम कोई भी चीज़ कहीं से भी भेज सकते हैं। अभी आपने कोविड के टाइम में देखा होगा कि इंडिया में ऑक्सीजन वगैरह आ रही थी बाहर के देशों से, या इंडिया ने दूसरे देशों को मदद भेजी है। तो अगर परिवहन के साधन ना हो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब चंद ही घंटों में आप एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हो। पहुंचना नहीं, आप कांटेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू दूसरे देश में बैठे लोगों से भी। तो एक तरीके से पूरा जो विश्व एक गाँव में, यानी एक छोटी सी जगह बन गया, आराम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं तथा सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी सारी विविधता, इतनी सारी जाति धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, सामाजिक और संस्कृति भी सबकी अलग है, लेकिन फिर भी वो सबसे जुड़ा हुआ है, बाहर के देशों से भी जुड़ा हुआ है ना। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। जो अर्थव्यवस्था है हमारी, चाहे वो या सामाजिक विकास है देश का, उसमें रेल, वायु और जल परिवहन तीनों का ही, या फिर जो न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, उन सभी का बहुत बड़ा रोल है। विकास में देश को बहुत उनसे फ़ायदा हुआ है। स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। स्थानीय व्यापार तो
पहले भी होता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी परिवहन और संचार के साधनों की वजह से बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं के साधनों में बढ़ोतरी की है। देखो, किसी देश का विकास जब भी होता है जब वहाँ के लोगों का जीवन खुशहाल हो और वो आरामदायक जीवन जी रहे हों। तो परिवहन की वजह से लोगों का जो जीवन है अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, वो कहीं भी आराम से आ जा सकते हैं, है ना। और सुविधाएं भी बढ़ी हैं उनके लिए, इंटरनेट है भाई, मोबाइल है, या फिर ट्रैफिक ही मान लो, चाहे उनको किसी दूसरे देश में अपने किसी से मिलने जाना है वो बाय एयर जा सकते हैं। ट्रेन से इतनी लंबी लंबी दूरी कम टाइम में तय हो जाती हैं। तो एक तरीके से जब देश के लोगों का जीवन आरामदायक और समृद्ध है और देश का आर्थिक विकास भी इसकी वजह से ही चल रहा है, इसीलिए कहते हैं परिवहन और संचार को किसी देश की जीवन रेखा। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। Means of transport and communication are called the lifeline of a country because goods and services do not move from supply locales to demand locales on their own. जो सामान है वो सप्लाई की जगह से डिमांड की जगह तक खुद नहीं पहुंच पाता। जहाँ से सप्लाई हो रही है और जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे खुद नहीं जा पाता वहाँ तक, है ना। चलता थोड़ा ये कोई सामान। The movement of these goods and services from their supply locations to demand locations necessitates the need for transport. तो इनकी जो सप्लाई होनी है, मूवमेंट होना है सामान का, उसके लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। Thus, the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. Therefore, efficient means of transport and are prerequisites for the fast development. इसी वजह से जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री का वो डिपेंड करता है गुड्स ऑफ प्रोडक्शन पे तो करता ही है, उसके साथ साथ उनके मूवमेंट पे भी, वो जाएगा कैसे, जल्दी से हम कैसे पहुंचा सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रिक्वायर्ड है, पहले से ही हमें पता होना, हमारे पास होना चाहिए। अगर हम किसी जगह का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन तो होने ही होने चाहिए। Today the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. आज फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट और अच्छे ट्रांसपोर्ट की वजह से ही जो पूरा वर्ल्ड है एक विलेज में कन्वर्ट हो गया है। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी उतना ही डेवलप होना चाहिए, तभी हम दूसरे जगह के जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट कर पाते हैं, है ना। टुडे इंडिया इज़ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर प्लुरलिटी। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी सारी यहाँ पे डाइवर्सिटी है, सबकी लैंग्वेज अलग है, सोशल सबका कल्चर भी अलग है ना, सब अलग अलग तरह के लोग हैं, फिर भी इंडिया लिंक्ड है सबसे आपस में पूरी दुनिया से। क्यों है सबसे लिंक? फिर भी ये जो ट्रांसपोर्ट है और वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन के सिस्टम है, उन्हीं की वजह से लिंक्ड है पूरी दुनिया से। Railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinema, internet, etc. have been contributing to its socio-economic progress in many ways. इन सब चीज़ों ने हमारी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत सारे तरीक़ों से अपना रोल प्ले किया है। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडेड टू द वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। जो ट्रेड है चाहे वो लोकल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक का हो, इस परिवहन और कम्युनिकेशन की वजह से, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। इट हैज़ एनरिच्ड आवर लाइफ एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग एमेनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर द कम्फर्ट ऑफ लाइफ। इससे हमारी लाइफ को कम्फर्ट मिले, है ना, कम्फर्ट हुआ, आरामदायक जीवन जी रहे हैं हम इसकी वजह से। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है 15th क्वेश्चन। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। किस जगह पे हो सकता है राइस, क्या क्या उसको चाहिए, तो ये सब हमें बताना है। देखो आपको क्या है, अगर आप ये सोचोगे ना कि हिस्ट्री का, सोशल साइंस का पेपर है, आप इतना लंबा लिख दो, जिस चीज़ के बारे में आपको जितना पता है, आपकी बुक में जितना गिवन है आप उतना ही तो लिखोगे। अब अभी चावल के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बुक में ना, NCERT की बुक में राइस के बारे में बस यही दे रखा है। मैंने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो पोर्शन दे रखा है यहाँ पे उसको समझाऊंगी, फिर आप इसको अपने वर्ड्स में लिख देना। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, बहुत सारे लोग चावल खाते हैं, है ना। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन चीन में होता है, उसके बाद इंडिया में होता है। ये खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उचित तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल वो होती है जिसको गर्मी के मौसम में बोते हैं और सर्दी के मौसम में काटा जाता है। इसके लिए तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, मतलब गर्मी चाहिए।
और बारिश ज़्यादा होनी चाहिए। आपने देखा होगा जहाँ भी धान के खेत होते हैं, चावल के खेत होते हैं, उनमें पानी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। अगर आप लोग विलेज के एरिया से होंगे तो आपको पता होगा कि धान के खेत में कितने ज़्यादा पानी की नीड होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। अगर ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश कम होती है तो वहाँ पे सिंचाई करनी पड़ती है। फिर चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। यानी इंडिया में उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी मैदान में, तटीय क्षेत्र यानी समुद्र के आसपास, और डेल्टाई प्रदेश। डेल्टा उसको बोलते हैं जो नदी जहाँ पे जाके समुद्र में मिलती है ना, वहाँ पे डेल्टा बनता है। तो जो डेल्टाई प्रदेश हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वहाँ पे उगता है बहुत ज़्यादा धान। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वालों में चावल की फसल को उगाना संभव हो पाया है। बारिश कम होती है इन जगहों पे, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन नहर की वजह से और ट्यूबवेल वगैरह की वजह से इनमें पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में भी चावल को उगा सकते हैं हम। तो इसमें सारा आगे की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे उगा सकते हैं। राइस इज a staple food crop of majority of the people in India. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. चाइना सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है, उसके बाद इंडिया है। It is a kharif crop which require high temperature and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter. ये खरीफ क्रॉप है ना। एक तो होती है रबी की क्रॉप होती है, खरीफ होती है। रबी वो होती है जिसको सर्दी में उगाते हैं और गर्मी में उसकी फिर हार्वेस्टिंग होती है, जैसे कि व्हीट, गेहूँ हो गया। और एक ऐसी खरीफ क्रॉप है जिसको हम गर्मी में उसको बोया जाता है और फिर ठंड में उसकी हार्वेस्टिंग होती है। इसको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ही 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी यानी बहुत ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। अगर कहीं भी बारिश कम होती है तो वहाँ पे इरीगेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन्स। तो इन जगहों पे राइस ग्रो होता है, कहाँ पे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल एरिया में और डेल्टाइक रीजन में। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana, West UP and parts of Rajasthan. इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, जितनी कोस्टल एरिया में होती है और डेल्टाई के एरिया में होती है इतनी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो क्या है कैनाल्स बन गई, ट्यूबवेल्स हैं इतने सारे, तो इन सब की वजह से यहाँ पे भी पॉसिबल है कि हम यहाँ पे भी राइस को ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, 15th क्वेश्चन हो गई। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दूसरी वीडियो में कराऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। बस आप चीज़ों को समझना, फिर अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना, लाइन टू लाइन रटना मत बिल्कुल भी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।